हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जिसमें हम सीखेंगे। इसमें हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। नेक्स्ट हमारा होगा जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। फिर हम हमारे पास जो आ गई फाइनाइट टर्म्स एक्सपेंशन में, उसमें आप मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आपसे कोई बोल दे कि आपको वो टर्म बतानी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, उसका कोएफिशिएंट बता, वो टर्म आपको बतानी है, क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे। लास्ट आपका टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज, जो रिलेटेड है एप्लीकेशन, रिलेटेड है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट क्या आएंगे वो हमें एक्सपेंशन जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास टर्म है बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब, बाई का मतलब क्या है, टू, जिसमें हमारे पास टू टर्म्स होंगी। ठीक है, टू टर्म्स होंगी आपके पास। फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है फॉर अ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इसका क्या मतलब है कि आपके पास टू टर्म है और उसकी पावर में आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको आप कैसे एक्सपेंड करेंगे ये हमें सीखना है। तो अगर यहां पर पावर में अगर जीरो हुआ तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की पावर अगर जीरो हुआ तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर n की जगह पर वन हुआ तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई a प्लस बी की पावर वन है, पावर वन में मतलब हमें a प्लस बी को एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज आ जाएगा a प्लस बी। अगर हमारा पावर में टू हुआ तो हमारे पास क्या आएगा, क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर a प्लस बी का क्यूब हुआ तो ये भी आइडेंटिटी हमने याद कर ली है। ए प्लस बी का क्यूब मतलब हमें ए प्लस बी को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब आता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आता है प्लस थ्री बी स्क्वायर ए आता है प्लस बी क्यूब आता है, यही आता है। ठीक है, अब अगर हमें बोल दे कि भाई पॉजिटिव इंटीजर है, पावर में कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर 4 है तो भी हम कर लेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पावर 5 कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब इंटू ए प्लस बी की पावर टू करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी की पावर 5 आ जाएगी। ठीक है, पर ऐसे कैलकुलेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम आती है जो हमें इन जनरल बताती है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीग्रल अगर हमारी पावर में है, मतलब n की वैल्यू कहां से आ रही है आपकी, n आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है और a और b आपके कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। a और b आपका कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, वेरिएबल x भी हो सकता है। ठीक है, वन प्लस एक्स, वन एक टर्म है, x दूसरी टर्म है। ठीक है, तो इस तरह का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो हमें क्या बताती है, कौन बताती है, बाइनोमियल थ्योरम बताती है किसी भी n के लिए। उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ पैटर्न क्या ऑब्जर्व हो रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास वन था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम a का कोएफिशिएंट देखें तो वन था, b का कोएफिशिएंट अगेन वन था। नेक्स्ट जब हमने स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन था, ए बी का कोएफिशिएंट टू है और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। नेक्स्ट जब हमने ए प्लस बी का होल क्यूब निकाला तो हमारे पास ए क्यूब का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पर थ्री है, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर अगेन वन है। तो क्या फॉलो हो रहा है, ट्राइंगल रूल फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर हमने वन से शुरू किया, ये हमारी रो वन है। ठीक है, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ए प्लस बी की पावर जीरो के कोरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट रो हमारी रो टू जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रही है, ए प्लस बी की पावर वन, मतलब एक कम पावर हो रही है। यहाँ पर रो वन पावर जीरो है, यहाँ पर रो टू पावर वन है, रो थ्री पावर टू आई। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहां से कोएफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल रही है कि इसके एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगी उनके कोएफिशिएंट क्या आएंगे। क्या फॉलो हो रहा है रूल, कि इसके बिल्कुल प्रिसीडिंग जो टर्म्स हैं उनका सम करके हम लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर वन था तो यहाँ पर सिर्फ वन ही आया, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ था नहीं जिसके साथ मैं ऐड करके लिखूं। यहाँ पर वन था, यहाँ पर भी वन आ गया। अब
ये तो 1 का 1 ही रहा, 1 प्लस 1 यहाँ पर 2 आ गया, ये 1 हुआ। फिर यहाँ पर 1 प्लस 2 3 आया, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 आया। नेक्स्ट यहाँ पर 1 एज इट इज चला गया। अब तुम मुझे क्या a प्लस बी की पावर 4 के कोएफिशिएंट बता सकते हो इसी रूल को फॉलो करते हुए? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर हमारा 1 आएगा। सही है। तो आपके पास यहाँ से किसकी वैल्यू, किसका एक्सपेंशन आ जाएगा? आपके पास एक्सपेंशन आ जाएगा a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? यहाँ से शुरू करेंगे, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। यहाँ पर इधर जाते हुए हम क्या कर रहे हैं, a की पावर हमारी रिड्यूस हो रही है, 4 3 2 1 0, और b की पावर इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4। ठीक है, ये फॉलो करना है। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी की पावर 6 आपको बताना है, तो भी हम 6th रो, यहाँ से 7th रो हमें निकालनी पड़ेगी, वहां से हमें कोएफिशिएंट पता चल जाएंगे। तो ये पैटर्न भी हमने ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर हमें a प्लस बी की पावर 50 दे दिया, तो ऐसे करके हमें रो 51 तक निकालना पड़ेगा और फिर हमें कोएफिशिएंट पता चलेंगे। तो इट्स स्टिल अ वेरी हेक्टिक टास्क, इसलिए हमें जनरलाइज्ड फॉर्म पर जाना पड़ा। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म है क्या। जनरलाइज्ड फॉर्म हमारी ये है कि अगर a और b हमारे पास दो टर्म्स हैं, a प्लस बी की पावर n है, वो किसके बराबर आती है? वो हमारी एक फाइनाइट सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स के बराबर होगी। और वो टर्म्स क्या होंगी? पहली टर्म होगी हमारी nc0 a रेज टू पावर n माइनस 0 यानी n b रेज टू पावर 0। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होगी आपकी nc1, एक एक करके बढ़ाते जाना है, शुरू 0 से करना है। nc0 a रेज टू पावर ऊपर जो है n माइनस 0 n हो जाएगा, b रेज टू पावर जो यहां पर आप रखेंगे वो रखना है। ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा बताओ? यहां पर n है और यहां पर 1 है, तो a की पावर क्या बनेगी? n माइनस 1, और b की पावर क्या बनेगी? 1 प्लस nc2, a की पावर क्या बनेगी? n माइनस 2 और b की पावर 2। नेक्स्ट nc3, a की पावर क्या बनेगी? n माइनस 3 और b की पावर 3। ऐसे करते करते आपको कहां तक जाना है? आपको जाना है ncn तक जाना है। कहां तक जाना है? ncn तक जाना है। जीरो से शुरू किया है और कहां तक जाना है? n तक जाना है। यहां पर बताओ a की पावर क्या बनेगी? n माइनस n, बोले तो 0, और b की पावर n आ जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या करना है? nc0 से शुरू करना है, ncn तक जाना है। और a की पावर और b की पावर कैसे डिसाइड कर रहे हैं? जो हमारी पहली टर्म है उसकी पावर क्या आ रही है, जो ऊपर n लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है उनका डिफरेंस आ रही है, और b की पावर जो यहाँ पर आपने लिखा है वही आ रही है। तो अगर आपको a प्लस बी की पावर 50 पूछ रहा है, तो अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं 50c0 a रेज टू पावर 50 हो जाएगा, b रेज टू पावर 0 1 आ जाएगा। फिर 50c1 हो जाएगा, a रेज टू पावर आपका 49 आ जाएगा, b रेज टू पावर 1 आ जाएगा, प्लस 50c2 हो जाएगा, a रेज टू पावर 48 हो जाएगा, b रेज टू पावर आपका 2 हो जाएगा। और ऐसे करते हुए आपको कहां तक जाना है? 50c50 तक जाना है, a रेज टू पावर 0 हो जाएगा और b रेज टू पावर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली एक्सपेंशन पता चल गई यहां से। और यहां पर भी ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी जो a की पावर है, जो फर्स्ट टर्म है, उसकी पावर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर 49 48 और लास्ट में क्या हो गई? 0 हो गई। और b जो आपकी सेकंड टर्म थी उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 2 3 और लास्ट में 50 पर आप पहुंच गए। ठीक है। अब ये nc0 या ncr क्या होता है? इन जनरल ncr अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो ये क्या? कॉम्बिनेशन हमारा फंक्शन है जो कि किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल के बराबर होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपने ये पढ़ा है। ncr आपका किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल के बराबर होता है। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? आपको 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है, कहाँ तक? अप टू n तक। ठीक है। और n माइनस r फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर जो लिखा है,
यहाँ पर जो लिखा है उनको उनका डिफरेंस निकालना और उसका फैक्टोरियल, मतलब 1 से वहां तक आपको मल्टीप्लाई करनी है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आर फैक्टोरियल से भी लेना है, 1 2 3 अप टू आर भी आपको यहाँ पर रखना है। क्लियर है? ये आपका एनसीआर पता होगा आपको, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है। तो इसकी सहायता से आप ये हर एक टर्म के लिए निकाल पाएंगे। क्लियर है? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें दिया गया है 1 बाय एक्स प्लस एक्स की पावर 10 आपको निकालना है, ठीक है। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी टर्म्स कैसे आएंगी। 10c0 से हमें शुरू करना है। फिर जो फर्स्ट टर्म है हमारी उसकी पावर क्या बनेगी, 10 माइनस 0 यानी 10 बनेगी। और जो सेकेंड टर्म है हमारी x, उसकी पावर क्या बनेगी, जो यहाँ पर हमने लिखा 0 बन जाएगी। नेक्स्ट 10c1 आएगा, 1 बाय एक्स की पावर आपकी क्या बनेगी, 9 बनेगी, 10 माइनस 1 9, और x की पावर 1 बनेगी। फिर 10c2 आएगा, 1 बाय एक्स की पावर आपका 8 बनेगी और x की पावर 2 बनेगी। और ऐसे करते हुए आपको कहाँ तक जाना है, 10c10 तक जाना है, जिसमें आपकी लास्ट टर्म में 1 बाय एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और x की पावर 10 हो जाएगी। क्लियर? ये एक्सपेंशन। अब हम एक एक करके ये निकालने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं 10c0 क्या आता है। ये चीज ये काफी बार आप एक्सपेंड करेंगे तो ये छोटे छोटे आपको कॉम्बिनेशन याद होने चाहिए। 10c0 क्या आता है, हमेशा 1 होता है। nc0 आपका हमेशा 1 होता है और ncn भी आपका हमेशा 1 होता है। क्यों? देखो, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 0 यानी नीचे n फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कट गया आपस में तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये निकालने की कोशिश करते हैं, n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल और n माइनस n बोले तो 0 फैक्टोरियल, अगेन हमारा क्या आता है 1। तो ये भी 1 आता है और ये भी 1 आता है। फर्स्ट कोएफिशिएंट भी हमेशा 1 होता है और सेकंड कोएफिशिएंट, सॉरी लास्ट जो 10c10 है हमारा ncn है वो भी हमेशा 1 होता है, ठीक है। वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं। 10c0 तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये लिख लिया 1। नेक्स्ट 10c1 क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 इज 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ऊपर, और नीचे 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 10। ये चीज भी आप याद रखिए कि nc1 आपका n होता है हमेशा, nc1 क्या होता है, n होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि nc(n माइनस 1) है वो भी आपका n ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, 10c1 आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 10c2। 10c2 क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल नीचे वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी है तो ये आपका 5 यानी 9 5 जा 45 आपका 10c2 बन जाता है। देखो nc2 क्या किसके बराबर आता है, हमेशा n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर आता है। nc2 किसके बराबर आता है, n इंटू n माइनस 1/2 के बराबर आता है। ऐसे ही अगर आपको n माइनस 2 पूछ ले तो वो भी यही आता है, n इंटू n माइनस 1/2। ये आप याद रख सकते हैं, ये काफी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट 10c3 अगर आपसे पूछ ले तो वो क्या आएगा आपके पास, 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, और फिर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 9 8 इंटू 7 फैक्टोरियल नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 2, तो ये हमारा 3 2 जा 6 होता है ना, ये 3 से काट देते हैं और इसको 4, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, तो हमारे पास आ गया 3 4 जा 120 आ गया। 10c3 आ गया 120। नेक्स्ट 10c4 क्या आएगा आपके पास, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 9 8 7 और 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। नीचे अगर आप देखेंगे तो 4 3 2 और 1, तो ये 4 दूनी 8 कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, तो 7 तिया 21 210 आपका 10c4 आ गया। ना 10c5 क्या आएगा, 10c5 आएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 इज 5 फैक्टोरियल। तो आपके पास आ गया 2 10 9 8 7 6
5 फैक्टोरियल नीचे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास 5 फैक्टोरियल एक और है, तो 5 4 3 2 1 आ गया। अब 3 दूनी 6 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 ये आपका कैंसिल हो गया। फिर आपके पास 5 दूनी 10 ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 28 9। तो कितना आ गया हमारे पास 252। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 और 7 7 6 42, 4 7 21 और 4 25। ठीक है, नेक्स्ट 10c6 अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 दैट इज 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 10 9 8 7, 6 फैक्टोरियल कट गया, 4 3 2 1। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 3 पर कट जाएगा, 7 या 21। देखो रिपीट हो रही है। अब नेक्स्ट अगर आप 10c7 निकालोगे तो वो आपका 120 ही आना है। अगर आप 10c8 निकालोगे तो वो आपका 45 ही आना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आपकी सिमेट्रिसिटी। क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारी ऑब्जर्व हो रही है, सिमेट्रिसिटी। किसकी सिमेट्रिसिटी, ये जो कॉम्बिनेशन हम NCR की है इसकी सिमेट्रिसिटी क्या है कि जो NCR है ना वो NCN-R के बराबर आता है। या फिर आप बोल सकते हो कि NCA NCB के बराबर होगा अगर A प्लस बी आपका क्या आ रहा हो, N आ रहा हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जो 10C8 है, 10C8 है वो किसके बराबर आ रहा है, आपका 45 के बराबर ही आ रहा है, 10C2 के बराबर आ रहा है। क्यों, क्योंकि 8 प्लस 2 आपका क्या आ रहा था, 10 आ रहा था। ठीक है, तो यहां से आपको मतलब अब आपको आधे ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। NC हाफ तक ही जाना है आपको, सारी निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिमेट्रिसिटी फॉलो करता है। ठीक है, तो NCR आपका किसके बराबर हो जाता है, NCN-R के बराबर होता है। तो हमें सारे कोएफिशिएंट मिल गए, वैल्यू देखते हैं अब हम पुट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपका कितना आया, 45 आया था और फिर आगे की वैल्यू और ये हमारा फिर से 1 आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास टर्म्स क्या क्या आई। पहली टर्म है हमारी 1/x⁻10। नेक्स्ट आपके पास आ गई 10, नीचे x⁻9 है, ऊपर x⁻1 है, तो नीचे क्या बच जाएगा, x⁻8 बच जाएगा। नेक्स्ट 45 इंटू, नीचे आपके पास x⁻8 है, ऊपर x⁻2 है, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x⁻6 बच जाएगा नीचे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगी 120 इंटू, यहाँ पर आएगा आपके पास 10c3 1/x⁻7 और x⁻3। तो यहाँ पर क्या है, x⁻7 और ऊपर क्या है, x⁻3। तो 7 - 3 इज 4 नीचे बच जाएगा, तो x⁻4 आपका नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आएगी आपके पास 10c4, तो और उसका कोएफिशिएंट हमारा क्या आया था, 210। 210 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग था ये हमारे पास, 10c4, यानी कि आपके पास क्या आएगा, 1/x⁻6 आएगा और x⁻4 आएगा। तो ये 6 है और ये 4 है, तो नीचे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आप ऑब्जर्व करो 10 8 6 4 2 हो गया, नेक्स्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, 10c5 जिसमें आ रहा था। 10c5 किसके बराबर है, 252 के बराबर है। 10c5 इज 252 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 10c5 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 1/x⁻5 और x⁻5। तो यहाँ भी 5 है और x⁻, यहाँ भी 5 है, तो 0 हो गया। नेक्स्ट ये आ जाएगी हमारे पास 210 x², क्योंकि अब ऊपर वाली पावर ज्यादा आएगी, क्योंकि अब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई है, 10c6 1/x⁻10 - 6 दैट इज 4 एंड x⁻6। तो अब नीचे x⁻4 है, ऊपर x⁻6 है, तो क्या बनेगी, x⁻2 बचेगी ऊपर। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी, ये आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी किसकी, ये आपकी एक्सपेंशन बन जाएगी 1/x प्लस x⁻10 की एक्सपेंशन आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है, समझ आई कैसे एक्सपेंड करना है, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी हमने ऑब्जर्व की यहां से। ओके, अब हम बढ़ते हैं कि हमारा जो एक्सपेंशन है उसमें कितनी टर्म है, और उसकी जो टर्म है अगर हमसे बोल दे कि आपने इसको एक्सपेंड किया
हमने जो टर्म्स हैं इंक्रीजिंग पावर ऑफ ए में रखा, तो आपको बतानी है कि फोर्थ टर्म क्या होगी, आपको बतानी है कि फिफ्थ टर्म क्या होगी। ठीक है, आपसे बोल दे कि टोटल टर्म्स कितनी होंगी, तो इनका जवाब आप कैसे देंगे, आपको जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए, वहां से आप सबका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए हम दोबारा से अपनी एक्सपेंशन लिखते हैं। हमारी एक्सपेंशन क्या कह रही है कि a प्लस बी की पावर n है, वो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन एन सी आर a रेस टू पावर n माइनस आर b रेस टू पावर r के बराबर हो जाता है। और r आपका कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है और n तक जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में। समेशन का मतलब हो गया ऐड करना है हर एक टर्म को। r की वैल्यू 0 रखोगे जो आया, फिर उसमें ऐड करना है, r की वैल्यू 1 रखोगे उसको, फिर उसमें ऐड करना है r की वैल्यू 2 रखोगे उसको। दैट इज आपके पास क्या है, एन सी 0 ए रेस टू पावर n प्लस एन सी 1 ए रेस टू पावर n माइनस 1 बी प्लस एन सी 2 ए रेस टू पावर n माइनस 2 बी स्क्वायर अप टू एंड सो ऑन। आपको कहाँ तक जाना है, एन सी एन तक जाना है, ए रेस टू पावर 0 और बी रेस टू पावर n तक जाना है। तो यहां पर देखो हम 0 से शुरू हुए, 0 1 2 3 और कहां तक गए, n तक गए। तो कितनी टर्म हो गई, 0 से शुरू हुए और n तक गए, तो 1 2 3 4 5 n तो यही हो गई, n तो यही हो गई। और एक और टर्म है, तो कितनी टर्म होंगी हमारी, अगर पावर n है तो उसके एक्सपेंशन में हमेशा कितनी टर्म्स आती हैं, n प्लस 1 टर्म्स आती हैं, n प्लस 1 टर्म्स आती हैं। नेक्स्ट सवाल कि हमें अगर स्पेसिफिकली पूछ ले कि इस एक्सपेंशन की थर्ड टर्म क्या होगी, तो हम कैसे बताएंगे। तो अब हमारा सवाल बनता है जनरल टर्म इसकी कैसे दिखती है, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म कैसी दिखती है। तो हम सपोज मान लेते हैं टी आर प्लस 1 कैसे दिखेगी। तो ऑब्जर्व करना, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है इस एक्सपेंशन की। टर्म कौन सी है, 1 है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपको 1 माइनस 1 दिख रहा है, राइट, -1 0 दिख रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये डिसाइड हुआ, ये तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा, n माइनस जो यहां आएगा वही करके लिखना है, और b की पावर भी अपने आप डिसाइड हो जाएगी। ठीक है ना यहां तक। अच्छा, ये हमारी दूसरी टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, टर्म दूसरी है, लेकिन यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, दैट इज 2 माइनस 1 दिख रहा है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जब हम टर्म 2 देख रहे होते हैं यहाँ 1 है, जब हम टर्म 1 देख रहे हैं तो यहाँ 0 है, जब हम टर्म 3 देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ 2 है, तो एक कम है। तो अगर मैंने यहाँ पर टी आर प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा, एन सी आर होगा। इतनी चीज समझ आई कि मैंने अगर यहाँ पर r प्लस 1 लिखा है तो यहाँ पर उससे एक कम, यहाँ पर r होगा। मुझे अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो r प्लस 1 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, NC4 करना पड़ेगा। समझ आई। अब यहां से देखो तुम्हारी फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फोर्थ टर्म क्या आएगी, NC3 a रेज टू पावर n माइनस 3 b रेज टू पावर 3 प्लस फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी, NC4, राइट, a रेज टू पावर n माइनस 4 b रेज टू पावर 4। ठीक है, ओके। अब जैसे ही हमारा ये डिसाइड हो गया, फिर तो हमें पता है कि a की पावर क्या करनी है, दिस माइनस दिस, यानी n माइनस आर, और b की पावर, सेकेंड टर्म की पावर क्या करनी है, r, जो यहां पर है वही। तो हमारी जनरल टर्म का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है कि अगर आपको r प्लस 1th टर्म निकालनी है, अगर आपको r प्लस 1th टर्म निकालनी है तो आपको क्या करना है, एन सी आर ए रेस टू पावर n माइनस आर बी रेस टू पावर r कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आई बात। ओके, मेरा सवाल है आपसे कि अगर मुझे a प्लस 2x रेस टू पावर 7 की फिफ्थ टर्म निकालनी है तो वो क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी बताओ। तो सबसे पहले तुम जनरल फॉर्मूला लिख लो। जनरल टर्म का फॉर्मूला हमने क्या देखा, टी आर प्लस 1th टर्म, आर प्लस 1th टर्म किसके बराबर हो जाती है, एन सी आर ए रेस टू पावर n माइनस आर बी रेस टू पावर r के बराबर हो जाती है। अब तुम आइडेंटिफाई करो, n हमें क्या दिया है, यहां पर n हमें 7 दिया है।
ठीक है, मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, मुझे यहाँ पर फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो r प्लस 1 क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो r क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से 4 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर r की जगह पर मुझे क्या रखना है, 4 रखना है। n की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, तो हमारी t फिफ्थ टर्म हमारी क्या आ जाएगी, 7c4 ए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस आर, बोले तो 7 माइनस 4 दैट इज 3। बी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, हमारी बाइनोमियल जिसको एक्सपेंड करना था उसकी सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 2x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगा। क्लियर है, बस अब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो तुम्हारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। कई बार क्या होता है कि वो फिफ्थ टर्म नहीं पूछता, आपसे बोलता है, लिख देता है कि आपको फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट बताना है। तो उस केस में आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उनको आप अलग से रख दीजिए, और जो आपके नंबर आएगा, जो उसका कोएफिशिएंट आएगा, सिर्फ आपको वो कोट करना होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि आपको फिफ्थ टर्म पूरी बतानी है या फिर सिर्फ उसका कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो हमारी टर्म यहां से क्या आ जाएगी, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल ए रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर 4 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 6 5 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 ये हमारा कैंसिल हो गया इसके साथ। यहाँ पर 2 की पावर 4 दैट इज 16 हम यहाँ लिख लेते हैं, a क्यूब और x की पावर 4 हमारा पीछे आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 16 पंजे 80 और 8 7 56 560 a क्यूब x की पावर 4 हमारी क्या आ जाएगी, इसकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। अगर आपसे कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, 560 आपका कोएफिशिएंट बन जाएगा। अगर इन्होंने बोला कि भाई आपका ये जो a है ये एक रियल नंबर कांस्टेंट है, अगर ये बोला कि ये कांस्टेंट है तो दिस विल आल्सो बी काउंटेड इन द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि आपको सपोज यहां पर अब तक हम क्या लेकर चल रहे थे कि a प्लस बी की पावर n दी गई है। अगर आपको इसकी बजाय दे दे a माइनस बी की पावर n, तो अब क्या करोगे, अब ये बोलोगे कि हमें तो ये सिखाया ही नहीं सिखाया है, कैसे करना है देखो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a प्लस माइनस बी की पावर n लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या कह रहा था कि a और b कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर भी तो हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रेशनल, नेगेटिव्स आर आल्सो परमिटेड, राइट। तो अब इसको सिंपली जैसे आपने सीखा है वैसे एक्सपेंड करो। यहाँ पर आपकी फर्स्ट टर्म a और सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पर माइनस b होगी। तो जहां जहां आपको सेकेंड टर्म पुट करनी है फॉर्मूला में, एक्सपेंशन में, वहां पर आप माइनस b रखोगे। क्लियर है, तो इसको हम एक्सपेंड करके देखते हैं। सपोज हमारा n की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 है। ठीक है, तो क्या होगा एक्सपेंशन, 5c0 a रेज टू पावर 5 माइनस b रेज टू पावर 0 प्लस 5c1 a रेज टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस b रेज टू पावर 1 हो जाएगा, प्लस 5c2 a रेज टू पावर 5 माइनस 2 3 माइनस b रेज टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस 5c3 a रेज टू पावर 2 माइनस b रेज टू पावर 3 हो जाएगा, प्लस 5c4 हो जाएगा, a रेज टू पावर 5 माइनस 4 दैट इज 1 माइनस b रेज टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5c5 a रेज टू पावर 0 माइनस b रेज टू पावर 5 आपका आ जाएगा। नाउ आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस वाला भी क्लियर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपको बोल देता है कि आप इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म बताइए। मिडल टर्म, तो मिडल टर्म आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक एक्सपेंशन की, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो मिडल टर्म का फॉर्मूला क्या, हम कहीं और भी मिडल टर्म निकालते हैं क्या, मीडियन क्या होता है? मिडल टर्म का मतलब क्या है कि बीच वाली टर्म निकालनी है, तो जो एग्जैक्ट बीच में हमें वो टर्म निकालनी है। अब एग्जैक्ट बीच में अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तभी हम एग्जैक्ट बीच में कौन सी टर्म है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज अगर हमारे पास 5 इंसान खड़े हैं, 1 2 3 4 5,
तभी मैं बोल पाऊंगी कि तीसरा इंसान एग्जैक्ट बीच में है, क्योंकि दो उसके इस तरफ है और दो उसके इस तरफ है। अगर हमारे पास चार लोग खड़े हैं तो क्या मैं बता पाऊंगी कि इसमें एग्जैक्ट बीच में कौन खड़ा है? नहीं। हमें उस केस में दोनों इंसानों को बोलना पड़ेगा कि ये दोनों जो है वो बीच में खड़े हैं, मतलब ये दोनों को एज एन मिडिल टर्म मुझे कोट करना पड़ता है। तो यहीं से हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म है तो मैं डायरेक्टली बता दूंगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा मुझे? 5 + 1/2 कर दूंगी, काम बन जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो एग्जैक्ट मिडिल टर्म मेरे पास दो आती है। मिडिल टर्म मेरे पास दो आती है। ठीक है, एक तो आ जाएगी मेरी 4/2 और एक आ जाएगी मेरी 4/2 + 1। ठीक है, इतनी बात तो समझ है? तो तुम करते आ रही हो चीज। तो अब यहां पर इसका कैसे यूज करेंगे? जब हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं, सपोज हमारे पास a + b की पावर n है, इसको मैंने एक्सपेंड किया, तो अभी ऊपर हमने देखा था कि अगर हमारी पावर n है तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी? उसकी एक्सपेंशन में n + 1 टर्म्स होंगी। ठीक है, तो अब हम इस पावर पर बात करते हैं। अगर ये पावर इवन नंबर है, अगर ये पावर एक इवन नंबर है, तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी? n + 1। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी? ओड हो जाएंगी। अगर इवन नंबर में आप 1 ऐड कर दोगे तो ओड नंबर आ जाएगा, राइट? 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड कर दिया तो 5 आ जाएगा, 10 में 1 ऐड कर दिया तो 11 आ जाएगा, राइट? अगर n इवन है तो n + 1 ओड हो जाएगा, और अगर n ओड होता है तो n + 1 आपका इवन बन जाता है, राइट? तो हम क्या लेकर चल रहे हैं? n इवन है। अगर n इवन है तो उस केस में आपका n + 1 ओड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ओड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जब हमारे पास ओड नंबर ऑफ थिंग्स होता है तो हम एग्जैक्ट बीच में कौन सी टर्म है वो निकाल पाते हैं। ठीक है, और अभी अभी हमने देखा था कि एग्जैक्ट बीच वाली हम कैसे निकालते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारा ओड नंबर है यहाँ पर क्या है? वो n + 1 है, उसमें मुझे +1 करके /2 करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा मेरे पास? n + 2/2। इसको मैं n/2 + 1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि अगर आपका n इवन नंबर है तो उस केस में आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी टर्म बनती है? वो आपकी n/2 + 1th टर्म आपकी मिडिल टर्म बनती है। आपको n/2 + 1th टर्म निकालनी है, तो आप मुझे बताइए, जो आपके जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है tr + 1 = NCR a⁻n - r b⁻r, इसमें आप r की वैल्यू क्या रखेंगे? इसमें आप r की वैल्यू क्या रखेंगे अगर आपको n/2 + 1th टर्म निकालनी है? तो सोचा? डायरेक्ट है, राइट? क्या रखेंगे? r की वैल्यू हम n/2 रखेंगे, क्योंकि r की वैल्यू जब n/2 रखोगे तो ये n/2 + 1th टर्म दे देगा। ठीक है, इवन वाला केस समझ आ गया। अब ऐसे ही ओड वाला केस देखते हैं हम। अगर हमारा a + b की पावर n, यहां पर ये जो n है वो एक ओड वैल्यू है, पावर जो है हमारी ओड है, तो उस केस में हमारी जो एक्सपेंशन होगी उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम एग्जैक्टली हाफ नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, कितनी होंगी? n + 1 टर्म्स होंगी। हम एग्जैक्टली हाफ नहीं बता पाएंगे। हमारी दो टर्म्स जो है वो बीच में काउंट होंगी, मिडिल टर्म्स में दो टर्म आएंगी। कौन कौन सी? कैसे निकाला था? 4 वाले में 4/2 किया था और 4/2 + 1 किया था, तो वही यहां पर करना है। कितनी टर्म्स है यहाँ पर? इवन नंबर n + 1 टर्म्स है हमारे पास, तो क्या करना है? n + 1/2 करना है, और आपको n + 1/2 + 1 करना है। ओके ओके जी। तो अब मुझे क्या पता चला कि मेरी जो n + 1/2th टर्म है और n + 1/2 + 1th टर्म है, ये दोनों ही मिडिल टर्म की तरह यहां पर ट्रीट होंगी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मुझे ये वाली टर्म निकालनी है तो इस जनरल फॉर्मूला में मैं r की वैल्यू क्या रखूंगी? बताइए। ये वाली टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू क्या आ जाएगी? n + 1/2
आ जाएगी। और ये वाली टर्म निकालने के लिए एन आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आर प्लस वन को आप एन प्लस वन बाय टू के बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन प्लस वन बाय टू माइनस वन, दैट इज एन प्लस वन माइनस टू बाय टू, दैट इज एन माइनस वन बाय टू आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। अब ये वाली जो टर्म है वो कई जगह आपको सॉल्व करके एन प्लस थ्री बाय टू एथ टर्म भी लिखा हुआ हो सकता है। अच्छा, अब ये जो ऊपर हमने निकाला था पावर 10 वाला, इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करो कि जो हमारा 10C0 था वो 1 आया, फिर 10C1 हमारा 10 आया, ठीक है, फिर हमारा 45 आया, 120 आया, 210 आया, 252 आया। यहाँ पर हमारी मैक्सिमम लिमिट हिट हो गई। मैक्सिमम इतनी वैल्यू है हमारे एनसीआर की, 10CR की मैक्सिमम वैल्यू इतनी आई। उसके बाद हमारी फिर से 210 आ गई, फिर हमने 10C7 निकाला तो 120 आ गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो हमने देखा कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो एग्जैक्टली इसके हाफ पर थी। इसका हाफ निकाला जा सकता था, 10 का हाफ 5, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो हाफ होता है 10C5 है जैसे, वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो कॉम्बिनेशन जो हम ये सी से वैल्यू निकाल रहे हैं, एनसीआर की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वो एग्जैक्टली हाफ पर मैक्सिमम हिट करती है। उसके इधर भी कम डिक्रीज हो रही होती है और इसके इधर भी डिक्रीज हो रही होती है, कुछ ऐसा हमारा फॉलो करती है, ठीक है। और यहीं पर अगर हमारा एक पावर ओड इंटीजर होती है अगर हमारी पावर ओड इंटीजर होती तो उस केस में आपकी जो बीच वाली दो टर्म्स आएंगी, जैसे कि कोई ओड वाला करते हैं, 5 वाला करते हैं, सपोज हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 5 है, तो हमें 5C1 निकालना है, 5C2 निकालना है, 5C3 निकालना है, 5C4 निकालना है और 5C5 निकालना है। मैंने बताया आपको जब भी आपके पास, अच्छा 5C0 रह गया, 5C0 क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, 5C5 भी आपका एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, 5C1 आपका 5 आ जाता है और 5C2 क्या आ जाता है, n इंटू n माइनस वन बाय टू, याद है? तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4/2 दैट इज 10। 5C3 आपका क्या आ जाता है, 5C3 आपका आ जाएगा यहाँ से, दिस इज ऑल्सो 10, मैंने 20 लिखा है, दिस इज ऑल्सो 10। 5C4 क्या आ जाएगा, 5C1 के बराबर आ जाएगा, सिमेट्रिसिटी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपकी ये जो दोनों बीच वाली हैं, ये आपके हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे। जब आपकी पावर ओड होगी तो उस केस में आपके जो ये दोनों हैं बीच वाले, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब आपका यहाँ पर n क्या था, E1 था, तो उस केस में एग्जैक्टली n/2 n/2 ये आपका मैक्सिमम था। और जब आपका n ओड रहा तो उस केस में आपके दो पर मैक्सिमम हिट हो रहा है। एक आपका हो जाएगा NC n+1/2, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके पास NC n-1/2, ठीक है। और यहां पर देखो मिडल टर्म में भी आपको r की वैल्यू यही रखनी थी, है तो ठीक है, ध्यान याद रखने में और आसानी हो गई। यहां पर भी जब आपकी पावर ओड थी तो आपकी मिडल टर्म जब हम निकाल रहे तो आपकी r की वैल्यू क्या आ रही थी, एक आ रही थी n+1/2, दूसरी आ रही थी n-1/2 रखनी थी। वही आपकी यहां आ रही है, देखो n+1/2 और n-1/2। क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी भी? ओके, मिडल टर्म निकाल लोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि आपसे पूछता है कि इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म कौन सी है। तो सपोज हम एक एक्सपेंशन कंसिडर करते हैं, हमारे एक्सपेंशन हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि 2x + 1/x की पावर 5 है। आपको बताना है कि इसकी एक्सपेंशन में एग्जैक्टली कौन सी टर्म है जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है, जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब जिसमें x की पावर 0 है, जिसमें x की पावर 0, जिसमें x आ ही नहीं रहा हो, ठीक है। तो वो टर्म आप कैसे निकालेंगे? तो ये करने का आपके पास क्या तरीका है कि आप सबसे पहले इस एक्सपेंशन को मतलब इस टर्म को देखकर आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी a की वैल्यू क्या है, आपकी b की वैल्यू क्या है,
आपके n की वैल्यू क्या है, और आप जनरल टर्म लिख लीजिए। जनरल टर्म क्या आ जाएगी, टी आर प्लस वन बराबर एन सी आर। एन की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, कितनी है 5, तो 5 रख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है 2x, और उसकी पावर क्या आ जाएगी 5 माइनस आर आ जाएगी। नेक्स्ट बी की वैल्यू कितनी है 1/x, उसकी पावर कितनी आ जाएगी आपके पास आर आ जाएगी। इतना कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स वाली जो पावर है उनको आइसोलेट कर लीजिए, एक्स वाली पावर को आइसोलेट कर लीजिए। तो यहां से आपके पास 5cr हो गया, 2 की पावर 5 माइनस आर हो जाएगा, इनटू एक्स की पावर 5 माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 1/x की पावर आर है, तो ये हो जाएगा 1 की पावर आर इज 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x की पावर आर। ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है। अब x की पावर यहां से कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 5cr टू 5 माइनस आर। x की पावर कितना हो जाएगा, जब हमारे पास डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस होती है, तो 5 माइनस आर यानी कि कितना हो जाएगा x रेज टू पावर 5 माइनस 2r आपके पास आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको क्या बताना था, आपको बताना था कि इस एक्सपेंशन में वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मतलब उसमें एक्स हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। एक्स कब दिखाई नहीं देगा, जब उसकी पावर 0 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो पावर है ना एक्स की, इसको 0 के बराबर रखना है। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो आर की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर वो एक नेचुरल नंबर आ रही है 1 0 2 3 4 5, अगर ये आ रही, 0 भी आ सकती है, ठीक है 0 भी आ सकती है, अगर वो आ रही है तभी आप बोलोगे कि इसकी एक्सपेंशन में कोई टर्म, आर की जो वैल्यू आएगी ना वही वाली टर्म। देखो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, यहां से आपके पास आ रहा है 5 किसके बराबर है 2r के बराबर, यहां से आ रहा आ गया आपका 5/2। क्या आ रहा है, एक फ्रैक्शन नंबर आ रहा है, एक डेसिमल नंबर आ रहा है, दैट इज 2.5। ठीक है, तो अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पर 2.5 रखूं तो मेरे पास 2.5 प्लस 1 दैट इज, ये कौन सी आ गई 3.5 टर्म आ गई। ये तो कोई टर्म ही नहीं होगी, फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि r की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, एक 0 हो सकती है, एक होल नंबर आनी चाहिए, एक इंटीजर आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए। ओके, नेगेटिव आ सकती है क्या, नहीं नेगेटिव भी नहीं आ सकती। आर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि हम शुरू कहाँ से कर रहे थे एक्सपेंशन, 5 से 0 से करते हैं। 5c नेगेटिव नंबर्स का तो डिफाइंड ही नहीं होता, फैक्टोरियल ही डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 1 2 3 ऐसे करके आनी चाहिए। इंटीजर आनी चाहिए या 0, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए या 0, नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, यहां पर हमारा नहीं आ रहा है, तो इसकी एक्सपेंशन में ऐसी कोई भी टर्म नहीं होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी, सारी टर्म्स में आपका एक्स इन्वॉल्व होगा। अब देखो जो हमारा सबसे हमने पहला एग्जाम्पल किया था ये वाला, ठीक है 1/x प्लस एक्स रेज टू पावर 10। इसमें अगर हम जनरल टर्म लिखें, इसी की जनरल टर्म रखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था 1/x प्लस एक्स रेज टू पावर 10। तो इसकी जनरल टर्म हमें लिखनी है, तो पहले a आइडेंटिफाई कीजिए, b आइडेंटिफाई कीजिए, n आइडेंटिफाई कीजिए। तो जनरल टर्म आ जाएगी टी आर प्लस 1, किसके बराबर आ जाएगी 10cr 1/x रेज टू पावर 10 माइनस आर, और x रेज टू पावर r हो जाएगा। अब क्या काम है, x आइसोलेट करना, x की पावर्स आइसोलेट करनी। तो 10cr, अब 1 की पावर तो कुछ भी कीजिए 1 ही आ जाएगा, नीचे x की पावर 10 माइनस r आ जाएगा। यहां पर आपके पास x की पावर r है, अब ऊपर x की पावर r है, नीचे x रेज टू पावर 10 माइनस r है, पावर्स क्या होंगी माइनस होंगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा 10cr x रेज टू पावर r माइनस 10 प्लस r आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया 10cr x रेज टू पावर 2r माइनस 10 आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि इस एक्सपेंशन में वो कौन सी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x देखना है तो x की पावर क्या करनी पड़ेगी 0 करनी पड़ेगी, यानी 2r माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 रखना पड़ेगा। यहाँ से आपके पास 2r 10 के बराबर आ जाएगा, और r की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5 आ गई। r की वैल्यू 5 है, इसका मतलब आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी 6th टर्म हो जाएगी। r की वैल्यू 5 आई है, देखो
आर की वैल्यू 5 आई है तो आर प्लस 1th टर्म होगी, यानी आपकी कौन सी टर्म होगी, जो 6th टर्म होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। हमने इसका पूरा एक्सपेंशन देखा था, तो देखो क्या उसमें 6th टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। पहली टर्म आपकी ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी टर्म आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, क्लियर है कैसे देखना है कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि ये जो हमारे कोएफिशिएंट्स हम ये देख पा रहे हैं NC0, NC1, NC2, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम एक बार समराइज करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि सिमेट्रिसिटी इसमें फॉलो होती है। NCA जो है वो NCB के बराबर होता है जब आपका A प्लस बी N के बराबर हो, या फिर इसी चीज को आप NCR जो है वो NCR N माइनस आर के बराबर होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा आपके पास एक रिजल्ट आता है कि अगर हम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन करके NCN, इन सब का अगर हम सम देखें तो ये किसके बराबर आता है, ये आपका 2n के बराबर आता है। कैसे आया ये, तो ये है, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन बन जाएगा, क्या ये 1 + 1n के कॉरस्पॉन्डिंग ये एक्सपेंशन होगा। देखो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, a आपका 1 है, b आपका 1 है, इनकी कोई भी पावर रेस करूं तो 1 ही आना है। तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, NC0, NC1, NC2, NC3, कहाँ तक जाना है, NCN तक जाना है। यहाँ पर ये क्या है, 1 + 1 2n। तो यहीं से आपके पास क्या रिजल्ट आता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN तक, इन सब का सम आपके पास क्या आता है, हमेशा 2n के बराबर आता है। ये जो n है ना वही यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब फिर आपके पास क्या कर देता है, कई बार आपको NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस एंड सो ऑन प्लस NCN ऐसे ही लिख कर दे देता है। तो इसमें आपने क्या देखा, NC0 से शुरू नहीं किया इन्होंने, NC1 से शुरू किया है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहां से मैं अगर n कॉमन ले लूं तो यहां पर n टाइम्स क्या बन जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, n टाइम्स आपका n माइनस 1 C0 बन जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 C0 बन जाएगा, वैल्यू 1 ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट इसको अगर मैं देखूं, ये मेरा क्या है, 2 इंटू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल बनेगा, नीचे मेरे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पर मेरे पास 2 और नीचे 2, तो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, n माइनस 1 C1, यही आएगा। देखो n माइनस 1 C1, क्या यही आएगा जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है, हाँ यही आएगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो फर्स्ट टर्म है वो मेरी बन गई n टाइम्स n माइनस 1 C0, जो सेकेंड टर्म है वो बन गई n टाइम्स n माइनस 1 C1। नेक्स्ट मेरी टर्म जो है वो उसको मैं बना सकती हूँ n माइनस 1 C2, और ऐसे करके जो आपकी लास्ट टर्म है वो आ जाएगी n इंटू n माइनस 1 C0 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरे से आपका n कॉमन आ जाता है और अंदर क्या आ गया, n माइनस 1 C0, n माइनस 1 C1, n माइनस 1 C2 अप टू एंड सो ऑन n माइनस 1 Cn माइनस 1। तो ये किसके बराबर आ जाता है, n इंटू 2 जो यहाँ पर है वही n माइनस 1। ये कहाँ से आया 2n माइनस 1 के बराबर, इस वाले रिजल्ट से। ठीक है, क्लियर है, तो ये भी आपका दिया गया था, NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 3 टाइम्स NC3 प्लस एंड सो ऑन n टाइम्स NCN जो है वो किसके बराबर आ जाता है, n इंटू 2n माइनस 1 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका पास्कल्स आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं, जो क्या कहता है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, n प्लस 1 CR के बराबर होता है। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 किसके बराबर होता है, n प्लस 1 CR के बराबर होता है। देखो यहाँ पर जैसे
अगर मेरे पास 10C9 दिया गया है और 10C8 दिया गया है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इनका सम हमारा 11C9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है कि NCR प्लस NCR-1, तो इसमें 1 ऐड किया है और इसमें जो बड़े वाला है वो रखा है। क्लियर है, ये हमारी आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को प्रूव कर सकते हो आप। NCR रखिएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, और इसको रखिएगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा, दोनों तरफ आपका कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं n फैक्टोरियल, नीचे से आप कॉमन निकाल सकते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। अंदर जो बचेगा उसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये जो पास्कल्स आइडेंटिटी है ना, इसको आप इस ट्राइंगल से रिलेट कर सकते हैं। देखो, जो हमने ट्राइंगल बनाया था कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना, तो ये एक्चुअली आ क्या रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है, क्या ये हमारा 0C0 है, क्या ये हमारा 1C0 है, बिल्कुल। क्या ये हमारा 1C1 है, हाँ जी। ये हमारा 2C0 है, बिल्कुल। क्या ये हमारा 2C1 है, हाँ जी। क्या ये 2C2 है, बिल्कुल। क्या ये 3C1 है, हाँ जी। ये क्या 3C2 है, सॉरी 3C0 है, सॉरी सॉरी, ये 3C1 है, ये 3C2 है, और ये 3C3 है। ये हमारा क्या है 4C4 है, ये हमारा 4C3 है, ये हमारा 4C2 है, ये हमारा 4C1 है, और ये 4C0। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकाल रहे थे, ये 6 मेरा कैसे आया था, मैंने इन दोनों को ऐड किया था, मतलब 3C1 को और 3C2 को मैंने ऐड किया था, तो मेरे पास क्या आया था, 4C2 आया था। तो यहीं से हमारी वो आइडेंटिटी बनी है कि NCR प्लस NCR प्लस 1 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, N प्लस 1 CR प्लस 1 मुझे मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं से हमारे पास वो रिजल्ट निकल के आया है। ओके, तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो क्या कह रही है कि अगर हम इवन वालों को ऐड करें और ओड वालों को ऐड करें, यानी कि अगर मेरे पास दिया गया है NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन, इवन इवन वाली टर्म्स, और फिर हम ओड वाली टर्म्स को ऐड करें NC5, तो इनका जो सम है ना वो किसके बराबर आ जाता है, 2n-1 के बराबर आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपका इस तरह ना पूछ के सबसेट में भी पूछा जाता है, सेट वाले टॉपिक में भी उससे रिलेट किया जाता है। देखो कैसे कैसे प्रूव करेंगे इसको, हम इस तरह प्रूव करेंगे, जो हमने देखा था कि 1+1 की पावर n, 2n किसके बराबर हो जाता है, NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn के बराबर हो जाता है। वहीं पर अगर मैं 1-1 कर दूं तो यहाँ पर मेरा A1 है और B मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सही बात। तो इसका एक्सपेंशन जब हम करेंगे तो NC0 1n-0 दैट इज n एंड -1 होगा। नेक्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी NC1 1n-1, 1 की पावर कुछ भी रेज करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 की पावर यहाँ पर क्या आएगी, 1 आएगी, प्लस NC2 यहाँ पर 1 की पावर नहीं, -1 की पावर पर ध्यान देंगे, 2 आएगी, फिर NC3 -1 एंड सो ऑन आपका लास्ट में आ जाएगा NCn -1 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, NC0। यहाँ पर आपका -1 की पावर 1 है तो यहाँ पर आपका -NC1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर -1 की पावर इवन है तो वो 1 ही दे देगा तो NC2 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी -1 की पावर ओड है तो -1 देगा तो -NC3 आ जाएगा। इस तरह आप देखेंगे कि जो जहाँ पर ये 0 है, जहाँ पर ये इवन है, आर की वैल्यू इवन है, वो वाली टर्म्स हमारी पॉजिटिव होंगी, और जहाँ पर हमारी आर की वैल्यू ओड है वो वाली टर्म्स हमारी नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, माइनस के साथ आएंगी। ठीक है, ये भी डिपेंड करेगा कि एन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ओके ओके, नाउ अब हमें ये देखना है यहां पर क्या है 1-1, यानी ये तो 0 है, तो हमारा क्या आ गया, 0 किसके बराबर आ गया, NC0 -NC1
प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 रेज टू पावर n NCn के बराबर आ गया। तो यहां से हम माइनस मतलब जो ओड वाली है वो एक तरफ और इवन वाली एक तरफ रख लेते हैं। तो NC1 NC3 NC5 एंड सो ऑन, ये ओड वाली आ गई हमारी। NC0 NC2 NC, ये हमारी इवन वाली आ गई। ये दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई इनका सम यहाँ से। तो मतलब ओड वालों का जो सम है वो हमारा इवन वालों के क्या आ गया, बराबर आ गया। और इन सबका सम हमें पता था कितना था, इन सबका सम हमारा 2n के बराबर था। यहां से इस वाली से, ठीक बात है। तो यहां से हमारे पास क्या आया कि ओड प्लस इवन हमारा किसके बराबर है, 2n के बराबर है। और हमने देखा कि ओड इवन के बराबर आ रहा है, इवन वाली जब हम ऐड कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ओड या ट्वाइस ऑफ इवन किसके बराबर आ गया, 2n के बराबर आ गया। तो यहाँ से ओड हमारा क्या आ गया, 2n-1 आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये रिजल्ट आया कि जब हम सारी इवन पावर्स मतलब इवन वाले NC0 NC2 NC4 इनका सम करें, या फिर हम सारे ओड वाले NC1 NC3 NC5 इनका सम करें, वो किसके बराबर आता है, 2n-1 के बराबर आता है। क्लियर है यहाँ से। अच्छा, कई बार एनडीए में क्या है ना, आपको ट्राइनोमियल दिखाई देता है। मतलब आपको क्या कर देता है, 1 + x + x² सपोज लिख कर दे दिया है और इसकी पावर 10 आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हमने किया ही नहीं, हमने तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है। तो हमें एक पैटर्न मिल जाता है कई बार। तो ये क्या दिख रहा है आपको, क्या 1 + x² दिख रहा है ये आपको, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न हमें आइडेंटिफाई हो जाता है और फिर हमारा वो बाइनोमियल में रिड्यूस हो जाता है। कई बार क्या दे देता है, 2x + 3y का स्क्वायर है, 2x - 3y का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है, और इसमें बताना है आपको कितनी टर्म होंगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि a + b का स्क्वायर है और a - b का स्क्वायर है। स्क्वायर बाहर रख लीजिए, a + b, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास a² - b² की पावर 4 हो जाएगी। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी, ये हमारे बाइनोमियल में रिड्यूस हो गया। अब कितनी टर्म्स होंगी, 4 + 1 5 टर्म्स हो जाएंगी। इसमें कितनी टर्म्स हो जाएंगी हमारे पास, 1 + x की क्या बन जाएगी, पावर 20 बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारी 21 टर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी आपको एनडीए एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है। नाउ नेक्स्ट बात आती है कि हम एक्चुअली इस बाइनोमियल का यूज कहाँ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको 102 की पावर 10 निकालनी है या 1052 की पावर आपको 5 कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। आप 102 को 100 + 2 ⁻10 लिख सकते हैं। अब 100 की कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं, आपको पता है। 2 की पावर भी आपको 10 तक याद होती है। 2 ⁻5 32 हो जाता है, 2 ⁻6 64 हो जाता है, 128 हो जाता है। तो ये भी हमें पता है। तो इनकी पावर्स हमें पता है, तो हमारे लिए ये कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो हम 50 + 2 ⁻5 रख के इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मानते हैं कि कई बार हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, बस पर 102 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो हम 100 की पावर्स तो कितनी भी कर सकते हैं, बस हमें जीरो उतनी बढ़ानी उस हिसाब से। तो इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर्स निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। आई होप उनको आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। हमने यहाँ पर बाइनोमियल से रिलेटेड सभी रिजल्ट और बेसिक से हमने शुरू किया है। मिडल टर्म, इंडिपेंडेंट, आपको अगर टर्म निकालनी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल तो वो भी हमने निकाली है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसके सभी रिजल्ट्स भी आपको क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस पे बेस्ड हमने एनडीए के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आप एनडीए PYQ सीरीज में जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।